हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये पूर्ण मॉक टेस्ट पेपर आधारित क्वेश्चंस हैं जो आज के अद्यतन पैटर्न पर आधारित हैं। मैजिकल विषयवार श्रृंखलाओं के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको अपनी तैयारी का स्तर कंफर्म हो पाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखना और लास्ट में चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईरानी और यूनानियों ने भारत देश को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी आर्यवर्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला यानी इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। तो ईरानी और यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछ ले जाए हिंदुस्तान किसने किया कहा था? तो मुगलों ने हिंदुस्तान की संज्ञा दी थी। जितने भी मुस्लिम आक्रांता थे उसने इंडिया को हिंदुस्तान कहा था। आर्यवर्त भारत का प्राचीन नाम है और भरत नाम के एक राजा के नाम पर भारत का नाम भरत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लौटता मानसून भारत के किस राज्य में तटीय क्षेत्रों में वर्षा करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है केरल, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर कंटेनिंग एयर्स हैं यानी नमी लेकर भारतीय राज्य तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में लू नामक हवा चलती है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत या ऑप्शन नंबर डी उत्तर भारत। देखिए, भारत में मई और जून के महीने में लगभग टेम्परेचर जब रेज होकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचता है तो उसमें जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको उत्तर भारत में लू के नाम से जाना जाता है। तो समस्त भारत में उस समय तापमान बढ़ जाने से उत्तरी पश्चिमी और उत्तर भारत यानी रेगिस्तानी इलाकों में, राजस्थान वगैरह में, और उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो आपका लू चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर भारत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमेशा इस क्वेश्चन को कंटेंट में रखा जाता है और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इस क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन हैं उनके हिसाब से आपका गोवा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है? 4, 6, 8 या 10। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है, जिसमें आपका एक तरफ से यानी पश्चिम से पूरब की तरफ ये सारे राज्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, जनगण मन की रचना की थी। मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहाँ से अच्छा गीत को लिखा गया था, इसको भी द्वितीय राष्ट्रीय गीत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी में मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने राष्ट्र प्रेम के नाम पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ऑप्शन ए है माउंट केटू, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट कंचनजंगा या ऑप्शन नंबर डी माउंट धौलागिरी। तो इसमें माउंट केटू ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इससे पूछा जा रहा है भारत में हिमालय की सबसे छोटी ऊंची का नाम, यानी भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट केटू है। नेपाल में स्थित पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कोई व्यक्ति कोलकाता से भोपाल और भोपाल से चंडीगढ़ जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए पहले पूर्व और फिर उत्तर, ऑप्शन बी पश्चिम फिर उत्तर, ऑप्शन सी पहले उत्तर फिर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी पहले दक्षिण फिर उत्तर। देखिए, जब आप
जैसे इंडिया को अगर 4 पार्ट में बांटेंगे तो आपकी कोलकाता की स्थिति ई के पास है, यानी ईस्ट की तरफ है। अब इसमें कह रहा है कि पहले भोपाल जाना चाहता, तो भोपाल की स्थिति आपकी मध्य प्रदेश में है, यानी यहाँ पे हो जाएगी। तो जब वो इधर से इधर आएगा तो देखिए पहले पश्चिम हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन में इसमें लिखा है पहले पश्चिम, और फिर कह रहा कि भोपाल से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की स्थिति यहाँ पर है, तो फिर यहाँ से वो दक्षिण की तरफ जाएगा। तो पहले दक्षिण, पहले पश्चिम, और फिर इसमें जो आपका ऑप्शन है, देखिए इसको गौर से जब आप देखेंगे, पहले पश्चिम फिर उत्तर इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट। तो भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी श्रृंखला है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपसे आंसर पूछ रहा है। तो इसमें भारत की सबसे, हिमालय के बाद जो पश्चिमी घाट है वो उसकी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है। मुंबई से लेकर केरल तक इस पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं, जिसमें गोवा, दमन दीव ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अल नीनो किसे कहते हैं। ऑप्शन ए भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, एक जटिल मौसम तंत्र या भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र। तो इसमें अल नीनो एक तरह का जटिल मौसम तंत्र है, एक जटिल क्लाइमेटिक सिस्टम है। अल नीनो इसके प्रभाव के कारण ही संसार के बहुत सारे भागों में प्रचंड सूखा, प्रचंड बाढ़ और प्रचंड मौसम की चरम अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो अल नीनो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चेरी ब्लॉसम्स किस राज्य के चक्रवात तूफान का नाम है। असम, कर्नाटक, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, यानी काफ़ी फसल के लिए लाभदायक राज्य के लिए चक्रवात का नाम है। तो यहाँ पे ये देखिए नया क्वेश्चन है आपके लिए, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक सही हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक कॉफ़ी फसल के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लागू हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई थी। वर्ष 1952, वर्ष 1954, वर्ष 1956 या वर्ष 1958। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, जिसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति की शुरुआत वर्ष 1952 में कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी इसमें पूछता है कि सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है। ये स्वतंत्र भारत तब नहीं था, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत था। अगर पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी, तो वो सन आपका 1894 याद रखना होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लागू हुई थी, तो 1952 सही हो जाएगा। अच्छा, जब भी आपका ऑप्शंस आएंगे तो ऑप्शंस को भी आप ध्यान से देखेंगे। 1894 और 1952 एक साथ नहीं आएगा, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ऑप्शन ए, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दी होती है। ऑप्शन बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की छाया में होते हैं। ऑप्शन सी, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है। ऑप्शन नंबर डी, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित इसलिए नहीं होते हैं, यानी ठंडे मानसून की बात यहाँ पे लेह और लद्दाख के रेगिस्तानों की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि लेह और लद्दाख की जो स्थिति है वो हिमालय की छाया में पड़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी यानी 13 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, केरल के तटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए केरल के जो सबसे निकटवर्ती राज्य हैं वो आपका ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय आर्द्र वृक्ष का उदाहरण नहीं है। चंदन, शीशम, महुआ या चीड़। तो देखिए चंदन, शीशम, महुआ ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वृक्ष के उदाहरण है, जबकि चीड़ आपका ऊंचाई पे स्थित पहाड़ी इलाके का ये एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्षों में जैसे चंदन तो पूछा गया, ये कहाँ पाया जाता है, ये कर्नाटका में पाया जाता है। शीशम आपका उत्तरी भागों में, स्पेशली आपका उत्तर प्रदेश में। आम, महुआ, त्रिफला, जिसको आप आंवला या हरर बहेड़ा भी कहते हैं। देखिए त्रिफला 3 फलों से मिलके बना है, आंवला भी होता है उसमें, हरर भी होती है और बहेड़ा भी होता है, तथा खैर प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण, IUCN या कोई नहीं। तो रेड डाटा बुक को आपने पहले से जाना होगा कि रेड डाटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है IUCN का। रेड डाटा बुक में जो आपके संकटग्रस्त जीव हैं उनको इंडेक्साइड किया गया है या सूचीबद्ध किया गया है। अच्छा, कभी कभी पूछता है भारत में के संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय जीवों की सूची में कौन है? तो भारत में लाल पांडा, भालू, उदबिलाव, उड़न गिलहरी, एक सींग वाला गेंडा और जंगली गधे आदि सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी IUCN सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम दशकीय जनगणना कहाँ हुई थी? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। तो देखिए सर्वप्रथम दशकीय जनगणना अमेरिका में सन 1890 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी पूछता है आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम कौन करवाया था? तो आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से 1749 में पहली बार स्वीडन में जनगणना हुई थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कभी पूछें तो आप इनको बता पाएँ। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में ही हो गई थी। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 साल के अंतर में कब से जनगणना शुरू हुई, तो भारत में सन 1881 से ये जनगणना आज तक चालू है, जो 10 की जनगणना है, यानी हर 10 साल में की जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर्वप्रथम 10 की जनगणना अमेरिका से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नासा का गठन कब हुआ था? तो 1958, 1959, 1960 या 1961। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने अपने वीडियो प्रैक्टिस सेट में पहले भी कराए हैं, तो आपको याद है या नहीं याद है, इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। नासा का गठन 19 जुलाई 1958 को किया गया था। इसके कार्यक्रमों में अपोलो, चंद्रमा अभियान, स्काई लैब, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष शटल प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। तो नासा जो है ये आपका अंतरिक्ष विज्ञान पर आधारित घटनाओं का विवरण या एनालिसिस करता रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा या चेन्नई। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, जो कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। इसके अलावा अगर पूछे इसरो का गठन कब हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको 1968 यानी 1969 में इसका गठन हुआ था। इसरो का गठन वर्ष 1969 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका कर्नाटक की राजधानी बंगलौर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत कब से हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत सन 1975 से शुरू कर दी गई थी, यानी जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है उसके ठीक 1 साल बाद इसकी शुरुआत की गई थी। कभी कभी पूछता भारत में गिर शेर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1972 में गिर शेर परियोजना की शुरुआत हो गई थी। इस तरह से 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े होंगे तो इनके आंसर भी आपने सही किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।